एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और देख रहे होंगे ये पूरी की पूरी सीरीज जिसमें हम लगातार बात करते आ रहे हैं अपने उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है बीएससी बायो से, यानी कि दे आर द बैचलर ऑफ साइंस इन बायो बट स्टिल दे आर कंफ्यूज्ड कि उनके सामने ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस हैं जिसमें वो अपना एक बेहतर कल बना सकते हैं। तो आपके लिए ये सीरीज काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि इस सीरीज में हमने अपने अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से बात की है कि आपके पास और कौन से बेहतर ऑप्शंस हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, रेलवे हो, डिफेंस हो या डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब रोल्स हो जो काफी ज्यादा डिग्निफाइड है। तो आपने देखा होगा अगर एक भी एपिसोड तो आपको समझ में आया होगा कि हर एपिसोड में हमने आपसे काफी डिटेल में बात की है कि वहाँ पे आपका जॉब रोल क्या होता है, कौन से मेजर स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं और सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है। तो आज का ये जो हमारा एपिसोड है ये बेसिकली फोकस्ड है एक जॉब रोल पर जो आजकल काफी ज्यादा डिमांडिंग है, दैट इज योर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। तो ठीक है, इससे पहले हम बात करें उससे पहले आपको बता दूं कि इन करियर ऑप्शंस के बारे में जानना जरूरी क्यों है। क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे बच्चे क्या करते हैं कि जिस चीज के बारे में उन्होंने सबसे ज्यादा सुन रखा होता है या फिर कहा जाए कि अपने घर में बचपन से आसपास स्कूल कॉलेज में इन्हीं सब की बातें करते हुए लोगों को सुनते हैं, तो उनको लगता है कि इसके अलावा उनके पास और कोई अदर ऑप्शंस है नहीं जिसमें वो अपना एक बेहतर करियर बना सकते हैं। बट दे आर रॉन्ग। You have so many options, but you have to just explore them. यानी आपको उन्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो ये सीरीज जो है ये हमारी बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो आपके बीएससी मेडिकल के स्टूडेंट्स एंड दूसरे बीएससी नॉन मेडिकल। तो मेडिकल में हम लोगों ने सिर्फ कोर जो भी करियर ऑप्शन डिस्कस किए हैं वो मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड है और नॉन मेडिकल में हमने मैथ्स, बायो, आईटी इन सब में आपके लिए कौन से करियर ऑप्शंस हैं इनके बारे में डिस्कस किया है। तो अभी जो हमारी सीरीज है ये बीएससी बायो स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो आपने अगर अभी बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिए। अब यहाँ पे देखिएगा जो जॉब रोल होता है एक क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का। क्लिनिकल रिसर्च का क्या मतलब होता है, यानी कि मान लीजिए कि भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हमेशा कुछ न कुछ नई डिसीजेस इवॉल्व होती रहती हैं जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और इसकी वजह से कई सारी एडवर्स सिचुएशंस को हमें झेलना पड़ता है। इसके लिए लगातार रिसर्च होती रहती है, एडवांस लेवल पे रिसर्च होती है। तो वर्ल्ड में तो होती है, WHO इसके लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हर देश में अपने मेडिकल फील्ड को और भी ज्यादा अपडेट रखने के लिए या फिर कहा जाए मेडिकली अपने आप को बहुत ज्यादा सपोर्टिव बनाने के लिए लगातार रिसर्च होती रहती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो जब ये रिसर्च की जाती है तो इन रिसर्च में किसी एक दो डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, काफी पॉपुलर और एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए जो एक कड़ी का काम करते हैं, यानी कि अब मान लीजिए कि आपके इंस्टीट्यूट में या आपके कोई भी क्लिनिक है उसमें आपके रिसर्च चल रही है, तो इस रिसर्च में आप बाहरी असिस्टेंस भी लेते हैं, यानी कि बाहरी लोगों को जिनको इस फील्ड की नॉलेज है या उनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज है या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो उनको भी आप बुलाते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो कड़ी का काम करते हैं, यानी कि डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स या फिर जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं इनके बीच में एक तरीके से लाइजिंग का काम या कहा जाए मीडिएटर का काम जो करते हैं, दे आर नोन एज दी क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। यानी कि वो आपकी डीलिंग कराते हैं, आपके बीच में पूरी तरीके से एक बिजनेस सेट करते हैं कि आप इनको असिस्टेंस दीजिए इनकी रिसर्च में और उसके बदले में वे आपको पे करते हैं। स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई और कॉलेज के बाद करियर का टेंशन, हर कंफ्यूजन का सलूशन है हुनर इंडिया के करियर काउंसलिंग सेशंस। तो आज ही डाउनलोड करें हुनर इंडिया ऐप। तो जो मीडिएटर का काम कर रहे हैं दे आर नोन एज दी क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इनका जॉब रोल क्या होता है, आइडेंटिफाइंग, सेलेक्टिंग एन इन्वेस्टिगेटर who will be responsible for the conduct of the trial at the trial site। यानी कि अब मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को रखा गया, अब उस पर ट्रायल हो रहा है, तो जो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट होते हैं इनके पास डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपका कांटेक्ट कराते हैं या एज अ मीडिएटर वर्क करते हैं और ये आपके इन्वेस्टिगेटर के तौर पे इन्हें अपॉइंट करते हैं। यानी कि इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको प्रॉपर एक तरीके से कहा जाए ऑथराइज करने का काम करते हैं। फिर इसके बाद वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई कि इनका काम क्या है,
फिर यहाँ पे देखिएगा सेटिंग अप दी ट्रायल साइट्स, यानी जहां पे भी ये रिसर्च होनी होती है उनकी प्रॉपर उस साइट की सेटिंग कराना, यानी जो भी इक्विपमेंट्स रिलेटेड होंगे, जो भी स्टाफ की जरूरत होगी, वो सारी की सारी चीजों को अरेंज करना। which includes ensuring each center has the trial materials, यानी उस ट्रायल में जो भी मटेरियल यूज हो रहा है वो उपलब्ध है या नहीं है, इंक्लूडिंग द ट्रायल ड्रग, जिन दवाओं की जरूरत है या जिन केमिकल्स की जरूरत है वो ड्रग्स अवेलेबल है या नहीं है। ड्रग ऑफन नोन एज द इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट, यानी जो ड्रग की हम बात कर रहे हैं, जो मेडिसिन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनकी बात हो रही है कि रिसर्च में जो भी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, अब भाई डॉक्टर्स आए हैं, कंसल्टेंट्स आए हैं, इन्वेस्टिगेटर्स आए हैं, तो अब उनका काम सिर्फ और सिर्फ उस ट्रायल को ऑब्जर्व करना, उसको ऑथराइज करने का है। ये इस बात के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उस साइट पे वो चीजें अवेलेबल है या नहीं है, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो साइट रिक्वायर्ड है, जो एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है, जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सारे काम करते हैं क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। अब देखिएगा वेरीफाई दैट इन्वेस्टिगेटर एंड इन्वेस्टिगेटर्स टीम आर एडिक्वेटली ट्रेन्ड एंड कंप्लाई विद द प्रोटोकॉल। अब क्योंकि इन्होंने ही इन्हें का जो अपॉइंट किया है तो इनकी एक और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो भी इन्वेस्टिगेटर्स इन्होंने बुलाए हैं उन्हें वेरीफाई करना, उनकी टीम को, कि क्या ये प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, क्या ये वेल ट्रेंड है, क्या इस फील्ड की इनके पास नॉलेज है। ऐसा तो नहीं है कि जिस चीज के ट्रायल के ऑब्जर्व करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया है उस चीज के बारे में इनको नॉलेज ही नहीं है। तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स। अब देखिएगा वेरीफाई दैट IRB IEC operates and complies as per GCP, SOP and applicable regulatory requirements, यानी कि जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं इन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड या फिर कहा जाए मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड, जितनी भी ऑथराइज संस्थाएं हैं इनके द्वारा जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग है या नहीं। फिर यहाँ पे देखिएगा मॉनिटरिंग द ट्रायल थ्रू आउट द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन इन्वॉल्विंग मॉनिटरिंग विजिट टू द ट्रायल साइट्स, यानी कि अब जब ट्रायल चल रहा होगा, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा, एरर हो रही होगी, फिर ट्राई किया जा रहा होगा, फिर एरर हो रही होगी, यानी ट्रायल एंड एरर की जो पूरी प्रैक्टिस है वो की जा रही होगी। तो जो रिसर्च एसोसिएट है क्लिनिकल, उनको ये प्रॉपर मॉनिटर करना होता है, यानी कि किस तरीके से किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि टाइम ड्यूरेशन को जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है या फिर कहा जाए कि जो एक्चुअल में जो टास्क रखा गया है उस टास्क के टुवर्ड्स काम ही नहीं हो रहा है, बल्कि गोल से हटकर या डायरेक्शन से हटकर ट्रायल्स किए जा रहे हैं। स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई और कॉलेज के बाद करियर का टेंशन, हर कंफ्यूजन का सलूशन है हुनर इंडिया के करियर काउंसलिंग सेशंस। तो आज ही डाउनलोड करें हुनर इंडिया ऐप। फिर इसके बाद सोर्स डेटा वेरिफिकेशन, यानी जहां से ये डेटा ऑब्जर्व किया जा रहा है या जिस बेसिस पे ट्रायल किया जा रहा है उसको वेरीफाई करना कि क्या ये अप टू द मार्क है या नहीं है। फिर उसके बाद इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम रिव्यू, यानी जो भी रिव्यू निकल के आया है उस ट्रायल से उनको इन्फॉर्म करना। फिर केस रिपोर्ट फ्रॉम रिव्यू, जो भी रिव्यू आया है उनसे केस के बारे में आपको रिपोर्ट करना होगा कि एक्चुअली इस ट्रायल से रिजल्ट क्या निकला और कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। एंड इन्वेस्टिगेशनल ड्रग अकाउंटेबिलिटी, और जो भी ड्रग्स वगैरह का यूज किया गया है उनकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी अगर कुछ भी गलत होता है। एंड एडवर्स इवेंट रिव्यू, यानी कि अगर इवेंट में कुछ भी गलत होता है या कहा जाए कुछ भी विषम परिस्थितियां सामने आती हैं तो उनके बारे में भी बताना। अब यहाँ पे देखिएगा इसके लिए कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर 1, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, बोथ रिटन एंड ओरल। क्यों? क्योंकि आपको एक मीडिएटर का काम करना है, तो आपको ईमेल्स वगैरह के थ्रू काफी बार मैसेजिंग भी करनी होती है, यानी कि मैसेज वगैरह आपको भेजने पड़ते हैं मेल के थ्रू। हाँ, यहाँ पे जब आप के पास कम्युनिकेशन स्किल होगी तभी आप ये काम प्रॉपर कर पाएंगे, तो चाहे वो ओरल हो या रिटन, कम्युनिकेशन स्किल इज मस्ट। एबिलिटी टू बिल्ड इफेक्टिव रिलेशनशिप, क्योंकि जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो जो मेन चीज होती है जो आपके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करती है, दैट इज योर कम्युनिकेशन, यानी किस तरीके से आप चीजों को प्रेजेंट करते हैं जिससे कि सामने वाले कन्विंस होते हैं या फिर एक इन्फ्लुएंशियल इम्पैक्ट आपका पड़ता है। फिर यहाँ पे देखिएगा विद ट्रायल सेंटर स्टाफ एंड कलीग्स, यानी कि किसके साथ कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए,
जो भी ट्रायल सेंटर स्टाफ है या फिर आपके जो कलीग्स हैं या टीम मेंबर्स हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा द एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स, आप दूसरों को मोटिवेट भी कर सके। क्यों? क्योंकि जब ट्रायल एंड एरर की प्रोसेस होती है ना, तो बहुत बार एक नर्वसनेस सी होती है। यानी आपने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, तो आपको लगता है शायद हम बेवजह या फिर कहा जाए विदाउट एनी रीजन वी आर डूइंग रिपीटेडली द सेम टास्क या सेम प्रोसेस। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए लगातार आपको मोटिवेट करते रहना होता है कि वी विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स। ठीक है, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, इस बात का आपको एहसास दिलाना पड़ता है अपनी टीम मेंबर्स को। अब यहाँ पे देखिएगा एन आई फॉर डिटेल्स, यानी जो भी उस ट्रायल में हो रहा होता है उस पर आपकी एक नजर प्रॉपर होनी चाहिए। एंड एबिलिटी टू मल्टीटास्क एंड थिंक ऑन योर फीट, यानी कि एक मल्टीटास्क के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको जिस चीज के लिए ऑथराइज किया गया हो वही टास्क आपको परफॉर्म करने को दिया जाए। हमेशा मल्टीटास्क के लिए रेडी रहना चाहिए। एंड थिंक ऑन योर फीट, यानी कि आप अपने आप से भी कुछ चीजों को क्रिटिकली सोच सके। फिर गुड ऑर्गेनाइजेशनल आईटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह की भी स्किल्स होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल कहा जाए जो स्किल्स होते हैं एक संगठन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जो स्किल्स चाहिए होते हैं वो सारी चीजें होनी चाहिए। एंड इस जॉब में सबसे ज्यादा क्या इन्वॉल्व होता है? द जॉब इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि बहुत ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन करने पड़ते हैं। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटराइज प्रोसेस, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है उन सबको डॉक्यूमेंट करने के लिए आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी बहुत सारे स्किल्स आने चाहिए। यानी कि जैसे कि ऑफिस के जो पैकेजेस हैं, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS ऑफिस का जो पूरा पैकेज है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आपका काम कम से कम चल सके। एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ स्किल सेट्स विच विल रिक्वायर्ड इन दिस प्रोफेशन। यानी कि अगर आप एक क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या जॉब रोल होगा, आई थिंक इस सेशन से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अपने अपकमिंग सेशंस के थ्रू हम आपके लिए और भी बेहतर करियर ऑप्शंस लेकर आते रहेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच टू जॉइन अस इन दिस सेशन।